नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि कृषि कानून रद्द नहीं होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बोले कि संशोधन और बातचीत के लिए सरकार तैयार है, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि हर हाल में एमएसपी चलती रहेगी। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ये कानून वैध नहीं है और इस कानून से एमएसपी कहीं से भी प्रभावित नहीं होती है। हम लोगों ने प्रस्ताव दिया कि राज्य सरकार निजी मंडियों की व्यवस्था भी लागू कर सकती है। कृषि मंत्री ने कहा कि हमारे एक्ट में यह था कि पैन कार्ड से ही खरीद हो सकेगी। पैन कार्ड से खरीद को लेकर के किसानों की आशंका के समाधान के लिए भी हम राजी हुए। कृषि मंत्री ने कहा था कि दूसरा उनका मुद्दा था कि अपने विवाद को निपटाने के लिए एसडीएम को शामिल किया गया है। छोटा किसान होगा, छोटे क्षेत्र का होगा, तो जब वो न्यायालय जाएगा तो वहां समय लगेगा। हम लोगों ने इसके समाधान के लिए भी न्यायालय में जाने का विकल्प दिया। उन्होंने कहा कि संसद के सत्र में सरकार कृषि से जुड़े 3 कानून लेकर के आई थी। इन कानूनों पर संसद में सभी दलों के सांसदों ने अपना पक्ष रखा था, तब जाकर लोकसभा और राज्यसभा में बिल पारित हुआ था। चर्चा के दौरान सभी सांसदों ने अपने विचार रखे। ये तीनों कानून आज देश भर में लागू हुए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए है। तय समय में भुगतान की व्यवस्था की गई है। किसानों की जमीन सुरक्षित रखने का ध्यान रखा गया है। नए कृषि कानून किसानों के हित में हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि अब किसान तारीख तय करे, सरकार आगे बात करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण के लिए आधारशिला रखी। ब्रिटिश काल में बने वर्तमान संसद भवन के पास नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। संसद भवन की नींव रखे जाने के कार्यक्रम में कई हस्तियां मौजूद रही। उद्योगपति रतन टाटा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। आधारशिला रखने के दौरान सर्वधर्म प्रार्थना भी की गई, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, जैन और बाकी धर्मों के धर्मगुरु मौजूद रहे और उन्होंने प्रार्थना की। नए संसद भवन के बारे में ओम बिरला ने कहा कि ये भवन आत्मनिर्भर भारत का एक ऐसा मंदिर होगा जो राष्ट्र की विविधता को दर्शाएगा। इसे 971 करोड़ रुपए की लागत से 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया जाएगा। ये पुराने संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा होगा। नए संसद भवन में एक भव्य संविधान कक्ष भी होगा। पीएम मोदी ने नए संसद भवन की नींव रखी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और मील का पत्थर साबित होगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश में अब भारतीय के विचारों के साथ नई संसद बनने जा रही है। हम देशवासी मिलकर के संसद के नए भवन को बनाएंगे। पीएम ने कहा कि जब भारत अपनी आजादी के 75वें साल का जश्न मनाएगा, तब संसद की इमारत उसकी प्रेरणा होगी। अगर हम अपने लोकतंत्र का गुणगान करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के लोग ये प्रण करें कि हमारे लिए देश की चिंता अपनी चिंता होगी। देश का संविधान हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। देश की अखंडता सबसे पहले होगी। पीएम मोदी ने कहा कि मैं वो पल कभी नहीं भूल सकता जब पहली बार 2014 में पहली बार मैं संसद भवन में आया था। तब मैंने सिर झुका करके नमन किया था। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि इस भवन में बना हर कानून, कही गई हर एक बात हमारे लोकतंत्र की धरोहर है, लेकिन हमें यथार्थ को स्वीकारना जरूरी है। पुरानी इमारत 100 साल की हो रही है। पीएम ने कहा कि पिछले कई वक्त में जरूरतों के अनुसार इसमें बदलाव किया गया और इतना ही नहीं, लोकसभा में बैठने की जगह बढ़ाने के लिए दीवारों को भी हटाया गया। अब संसद का भवन विश्राम मांग रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 21वीं सदी के भारत को नया संसद भवन मिलना जरूरी है। नए संसद भवन में काफी सुविधाएं होंगी, सांसदों को आसानी होगी। पीएम मोदी ने बताया कि अगर सांसदों के क्षेत्र से लोग आते हैं तो पुराने संसद भवन में उसके लिए जगह नहीं है, लेकिन नए संसद भवन में इसके लिए स्थान होगा। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया गया। नड्डा के बंगाल आगमन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने डायमंड हार्बर से गुजर रहे उनके काफिले को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान पथराव भी किया गया। काफिले में शामिल बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी का शीशा भी टूट गया, वो बाल बाल बच गए। दोनों ही नेता पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करने के लिए दक्षिण 24 परगना जा रहे थे, जिस दौरान उनके काफिले पर यह हमला किया गया।
अपने ऊपर हुए हमले के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, मैं यहां आया हूं तो रास्ते में मुझे ये दृश्य देखने को मिला। वो इस बात को बताता है कि ममता जी के राज में बंगाल अराजकता और असहिष्णुता का पर्यायवाची बन चुका है। उन्होंने कहा, मैं यहां पहुंचा हूं तो मां दुर्गा के आशीर्वाद से पहुंचा हूं। टीएमसी के गुंडों ने प्रजातंत्र का गला घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये अराजकता ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। हरियाणा मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आवास पर अनौपचारिक बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री मौजूद रहे और किसानों को लेकर के चर्चा की गई। कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में पंचायत चुनाव समेत किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि केंद्र के साथ किसानों की कई दौर की बातचीत हो चुकी है और इस दौरान किसानों को उनकी मांगों को लेकर के सरकार ने लिखित तौर पर भी आश्वासन दिया है। सीएम ने कहा, कुछ किसान संगठन केंद्र सरकार के साथ सहमत हैं तो कुछ इसमें सहमत भी हैं और उम्मीद है कि जल्द ही किसानों का धरना खत्म होगा। सीएम ने कहा, किसान संगठनों की शंकाओं को सरकार ने सुना है और उन पर बातचीत हुई है। हरियाणा की मंडियों में एमएसपी पर बाजरा, मूंग और मूंगफली की खरीद हुई है और आगे भी जारी रहेगी। किसानों पर दर्ज मामले वापस लिए जाने के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल ने कहा, यह सामान्य विषय है, सब कुछ ठीक किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक के बाद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में पंचायती राज एक्ट में संशोधन किया है। बैठक में पंचायत के चुनाव समय पर करवाने की फैसला लिया गया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बैठक में रबी की फसल की खरीद को लेकर के भी चर्चा की गई है। प्रदेश में रबी की सीजन में सरसों की खरीद को कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसके ऊपर भी बातचीत की गई। दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन पर कहा कि किसानों के आंदोलन पर भी सरकार की निगाहें। बॉर्डर पर बैठे किसानों के धरने के लिए 1000 से भी ज्यादा कर्मचारी ड्यूटी पर हैं और इन कर्मचारियों में सफाई कर्मी, बिजली व्यवस्था वाले और मेडिकल व्यवस्था वाले कर्मचारी लगे हुए हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों के मामले में उनकी पार्टी अपना स्टैंड स्पष्ट कर चुकी है। पार्टी के संरक्षक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने एमएसपी की गारंटी दिए जाने की मांग सबसे पहले केंद्र सरकार से की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 17 दिसंबर को चंडीगढ़ में सभी डिविजनल कमिश्नर्स, आईजी, सभी जिलों के डीसी, एडीसी और एसपी के साथ बैठक करेंगे। रोहतक में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण बैठक हुई, जिसमें अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने की। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन को लेकर के कहा कि सरकार के खिलाफ स्पेशल सत्र बुलाने की मांग की गई है, जिसमें सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे। हुड्डा ने कहा कि दो निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन ले लिया है। जो जेजेपी के विधायक किसानों के समर्थन में इस्तीफा देने को लेकर के बोल रहे हैं, उनका चेहरा भी साफ हो जाएगा। हुड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों के साथ एक चौथा कानून भी लाए, जिसमें सजा का प्रावधान हो। हम किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं। ये किसानों का आंदोलन है और किसानों का ही रहना चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया कि नए कृषि कानूनों के बारे में फैलाई जा रही फर्जी और भ्रामक खबरों को अफवाहों का शिकार न हो। जावड़ेकर ने ट्वीट में लिखा कि एपीएमसी मंडियों का संचालन जारी रहेगा और नए कृषि कानूनों के पारित होने के बाद कोई एपीएमसी मंडी बंद नहीं हुई। नए कृषि कानूनों और सुधारों के पीछे वास्तविकता को जाने। तीनों कृषि कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव को नामंजूर किए जाने के बाद किसानों ने देश में आंदोलन को और तेज करने की बात कही है। किसानों ने इसे अपने हक की लड़ाई बताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती, तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। धरने पर बैठे किसानों का कहना यह है कि ये किसानों के हक की लड़ाई है और इसके चलते सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव भेजा गया था, वो किसानों ने नामंजूर कर दिया है। किसानों ने कहा कि 12 दिसंबर को सभी टोल पर्ची मुक्त किए जाएंगे और उसके बाद 14 दिसंबर को बीजेपी के नेताओं के घरों का घेराव भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने हर वर्ग के साथ मिलने की बात भी कही। पलवल में किसानों के धरने पर पलवल पहुंची समाजसेवी मेधा पाटेकर ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर निशाना साधते हुए कहा कि कॉरपोरेट घरानों की खेती क्षेत्र में घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है। मेघा पाटेकर ने कहा कि कृषि आज भी घाटे का सौदा है और यही कारण है कि रोज किसानों की आत्महत्या करने की खबर मिलती रहती है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि खाद्य आपूर्ति में भी पूंजी निवेश लाने की कोशिश की जा रही है और इस प्रस्ताव से राशन व्यवस्था खत्म होगी। केंद्र सरकार संवेदनशील नहीं।
कोरोना वैक्सीन को लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं। जनवरी के पहले सप्ताह में कोरोना वैक्सीन आने की संभावना जताई जा रही है। वैक्सीन को लेकर के सोहना में ब्लॉक टास्क फोर्स तैयार की गई है। टास्क फोर्स में तमाम अधिकारियों को शामिल किया गया है। उन्हें डेटाबेस तैयार करने के लिए कहा गया है, जिसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। पहले चरण में हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी, दूसरे चरण में फ्रंट कमेटी और तीसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को और चौथे चरण में 50 साल से कम उम्र को वैक्सीन दी जाएगी। हरियाणा में 14 दिसंबर से स्कूल खुलेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार 14 दिसंबर से प्रदेश में 10वीं और 12वीं के स्कूल खोलने की तैयारी में है, लेकिन स्टूडेंट्स को मेडिकल सर्टिफिकेट लाना होगा। इसी तरह 9वीं और 11वीं क्लास के स्कूल 21 दिसंबर से खोले जा सकते हैं। सरकार ने कोविड गाइडलाइन के साथ स्कूलों को खोलने की तैयारी की है। पंचकुला की राजीव कॉलोनी में कुछ युवकों ने तेजधार हथियार से वार कर 22 वर्षीय युवक को मौत के घाट उतार दिया। परिजनों ने चारों युवकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी और गिरफ्तारी की मांग की। मृतक के परिजनों ने बताया कि इससे पहले भी उन्होंने चारों युवकों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी थी कि वो उनके बेटे को धमकियां दे रहे हैं, लेकिन पुलिस ने मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की। मृतक ने बताया कि 15 दिन पहले उसके भाई की युवकों के साथ किसी बात को लेकर के बहस हो गई थी और उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस को तब दी थी और पुलिस मामले की जांच की बात कर रही है। कैथल के ऋषिनगर से लापता हुए युवक का शव निर्माणाधीन बिल्डिंग में मिला। विशाल ऋषिनगर का रहने वाला था और मंगलवार शाम को घर से निकला था। काफी तलाश के बाद परिजनों को सुराग नहीं लगा तो मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस निर्माणाधीन बिल्डिंग में पहुंची। वहां विशाल का शव पड़ा हुआ मिला था। मृतक के पिता ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने सूचना परिजनों को दी और एफएसएल की टीम भी बुलाई। शव पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया। मामले की जांच पुलिस में जुटी। करनाल में 22 वर्षीय युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। परिजनों का आरोप है कि युवक एक लड़की से प्यार करता था। लड़की गांव दादूपुर की और लड़का उचानी गांव का रहने वाला है और लड़की पक्ष के लोगों ने उसकी हत्या की। लड़की पक्ष के लोग उसे थाने लेकर के गए थे, जिसके बाद उसका शव मिला। पानीपत की धागा मिल में कार्ड मशीन पर काम करने वाले मजदूर की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। 36 वर्षीय मृतक बिहार के अलवर जिले का रहने वाला है। मृतक के परिजनों और मजदूर नेताओं ने परिवार का मुआयना और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव को शवगृह में रखवा करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मजदूर के साथ काम करने वालों का कहना यह है कि मिल में उस समय कोई इलेक्ट्रीशियन नहीं था। मजदूर खुद ही मशीन की जाम हुई मोटर को देखने लगा तो करंट लगने से उसकी मौत हो गई। यमुनानगर में युवक दूल्हा बनकर के शादी करने की तैयारी में था, तभी उसके खिलाफ एक युवती ने बलात्कार का मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। दूल्हे की तलाश में पुलिस ने उसके घर में दबिश दी, लेकिन वो फरार मिला। शिकायत में युवती ने बताया कि 2014 में वो आरोपी के संपर्क में आई, जिसके बाद युवक ने शादी का झांसा देकर के उसके साथ बलात्कार किया। नूह के किसानों के लिए अच्छी खबर है। सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के तहत 75% अनुदान राशि किसानों को दी जाएगी और सोलर पंप लगाए जाएंगे। एडीसी ने बताया कि सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के तहत सरकार ने 170 पंप का लक्ष्य रखा था। इनमें से करीब 125 लाभार्थी किसान अपना हिस्सा जमा कर पाए हैं। एडीसी ने कहा कि तकरीबन 21 सोलर पंप लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 3 महीने के अंदर अंदर लक्ष्य पूरा कर दिया जाएगा। तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए की अनुदान राशि की सब्सिडी का हिस्सा किसानों को मिलेगा। अंबाला के 2 8वीं कक्षा के छात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन कप 2020 में भाग लेने के लिए 11 दिसंबर को यूक्रेन जा रहे हैं, जो कि प्रदेश के लिए गर्व की बात है। छात्र यूक्रेन कप 2020 प्रतियोगिता में बॉल इन लाइन सेक्टर हॉकी में भाग लेने जा रहे हैं। प्रतियोगिता 12 से 14 दिसंबर तक चलेगी। छात्रों के अभिभावकों और परिजनों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। छात्रों के हॉकी कोच ने बताया कि दोनों ही बच्चे इस गेम का पिछले 3 साल से अभ्यास कर रहे हैं। कोरोना महामारी के वक्त में भी बच्चों ने घर पर बहुत मेहनत की, जिसका फल इन्हें मिला। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1-2 दिन में दिल्ली में बारिश की उम्मीद है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश होने से दिल्ली को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिल सकती है। जबकि अगले 2 दिनों में बारिश की संभावना के बीच तापमान में गिरावट के आसार नहीं है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की उम्मीद है। रेवाड़ी में कोहरे के आगमन को देखते हुए सड़क एवं यातायात परिवहन विभाग और पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि बिना रिफ्लेक्टर और टेप वाले भारी वाहनों पर कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस का कहना है कि सड़कों पर दौड़ते 50% वाहनों पर रेडियम और रिफ्लेक्टर न होने के कारण रेवाड़ी में लगभग 350 लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में चली जाती है। फरीदाबाद में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रोजाना नए केस सामने आ रहे हैं, जिसके चलते कोशिशें की जा रही हैं कि अधिक से अधिक लोगों की जांच हो और कोरोना संक्रमितों की पहचान की जाए।
स्वास्थ्य विभाग ने जिले के अलग अलग क्षेत्रों में कैंप लगा करके जांच करने की योजना बनाई है और इसी कड़ी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बल्लभगढ़ में कोरोना जांच कैंप लगाया गया है। इस मौके पर बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर मान सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण को अधिक फैलने से रोकने के कैंप का आयोजन जरूरी है और इसके लिए अलग अलग स्टाफ सदस्यों की ड्यूटी लगाई गई है। एसडीएम के अपराजित ने कहा कि कोरोना जांच के लिए नए सैंपल लिए जा रहे हैं और साथ ही कई जगहों पर कैंप लगाने की योजना बनाई गई है ताकि अधिक से अधिक लोगों को कोरोना की जांच की जा सके। गुरुग्राम के पौष इलाके में एक महिला से चेन छीनने की कोशिश की गई। सेक्टर 14 ओल्ड डीएलएफ में बाइक सवार बदमाशों ने सोने की चेन छीनने की कोशिश की। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की। महिला के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश की जा रही है। करनाल की आवर्धन नहर से नवजात बच्चा मिला। पुलिस ने नहर से शव बरामद किया और कल्पना मेडिकल कॉलेज में भेजा। बताया जा रहा है कि नहर के आसपास घूमने वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फतेहाबाद के गांव धोलू में खेत में रखी पराली की गांठों में आग लग गई। देखते देखते आग फैल गई और 500 एकड़ धान की पराली को जल करके राख कर दिया। फतेहाबाद के शिवनगर इलाके में दूध की डेयरी संचालक के घर पथराव का मामला सामने आया है। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने डेयरी संचालक का दरवाजा खटखटा करके दूध की मांग की। दरवाजा नहीं खोलने पर पत्थरबाजी की गई। डेयरी संचालक के मकान की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए गए। डेयरी संचालक ने बताया कि इस दौरान उसके घर को काफी नुकसान हुआ है और परिवार के लोगों को चोट भी आई है। सपोर्ट सर्विस देने के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए अमेरिका के लोगों के साथ ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। आरोपी कॉलिंग टीम के साथ मिलकर के कॉल जनरेट करवा करके अमेरिका के लोगों से अमेजॉन सिक्योरिटी सपोर्ट देने के बदले में धोखाधड़ी से ई गिफ्ट कार्ड खरीदवा करके उनके नंबर ले लेते थे। फर्जीवाड़े में इस्तेमाल किए जा रहे 2 मोबाइल फोन पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बरामद किए हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। कैथल में वाल्मीकि समाज के लोगों ने पिहोवा चौक को जाम कर दिया। युवकों पर ठेकेदार ने हमला किया था जिससे 2 की मौत हो गई, जिसके विरोध में लोग सड़कों पर उतरे और मृतकों के परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की। शिव कॉलोनी में कुछ रोज पहले 3 युवकों की ठेकेदार ने पिटाई कर दी थी, जिसमें एक युवक की 2 दिन बाद अस्पताल में मौत हो गई और एक युवक का शव तालाब में मिला। 3 युवकों गांव कुत्तेपुर में तालाब से मछलियां पकड़ने के लिए गए थे। तालाब को ठेकेदार ने ठेके पर लिया था। ठेकेदार ने युवकों को चोरी करते हुए पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर डाली। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के 5वें चरण का मतदान हुआ। करीब 299 उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला होगा। मतदान केंद्रों में वोट डालने के लिए लोग काफी संख्या में पहुंचे। मतदान को कामयाब बनाने के लिए 2104 मतदान केंद्र बनाए गए। जिला विकास परिषद की जिन 37 सीटों के लिए मतदान किया गया, उनमें से 17 सीटें कश्मीर और 20 सीटें जम्मू संभाग के जिलों की है।